नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विधा ब्रांड में। मैं हूं आशीष। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सीरीज में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किसका शासन चलाना? अंग्रेजों का। ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन किस प्रकार लागू हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर में यह जानकारी प्राप्त किया है कि कैसे अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए और धीरे धीरे जब शून्यवाद था, अपने यहाँ राजनीतिक शून्यवाद अर्थात कोई ताकतवर शक्ति नहीं थी जो उनका विरोध कर पाती, और उसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने किस प्रकार भारतीय क्षेत्रों पे पॉलिटिकली अर्थात राजनीतिक दबाव बनाया और उस पर कब्जा किया, उसके विषय हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे गांव में उन लोगों ने कैसे अपना शासन को प्रारंभ किया था। तो देखिए, कंपनी का दीवान बनना कब? 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। वह जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन रूप से आप कह सकते हैं कि जो शासन था वह इसी दिन से चालू हो गया था। जैसे ही वो बंगाल का दीवान घोषित हुई, वह अपने मन माने तरीके से कर लगाने लगी वहाँ पे और लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर चुकी थी। अर्थात 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य आर्थिक शासक बन गए थे। अर्थात जैसे उनको दीवान बना दिया तो उन लोगों ने कहा कि अब क्यों ना अपने तरीके से हम कर वसूलें, और कर वसूलने के साथ साथ उनको उन लोगों का भी ध्यान रखना था जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, जिन लोगों ने उस जगह पे अपना शासन किया था, उन लोगों को भी शांत करना था। और साथ ही साथ कंपनी यह भी जान चुकी थी कि कंपनी ने बक्सर और प्लासी का युद्ध भी झेला था। उसने अब देख चुका था कि कैसे उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया कंपनी के साथ, तो वह स्थानीय शासकों पे भी विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उनको ख़त्म तो कर नहीं सकते थे पूर्णतः, क्योंकि वह मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो उसने धीरे धीरे उनको समाप्त करने का प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उन्होंने क्या किया, उनसे ज़बरदस्ती अपने हिसाब से खेतों में अपनी आवश्यकता अनुसार फसलों को उगाते थे और उनसे जोर जबरदस्ती अधिक मात्रा में क्या करते थे, कर्जों को वसूलते थे और आय से अधिक लगान लगा देते थे जिनको कर्जा लेना पड़ता था। और कर्जा न चुका पाने की स्थिति में उनको अपनी ज़मीन को क्या करना था, बेच देना हुआ करता था। तो अब उसे अपनी ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का एक तरीका ढूंढना था। अब देखिए, जैसे उसने कंपनी ने कर लगाया, कर को इकट्ठा किया, अब वो जो आमदनी है अब उसको कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उपयोग करे, क्या क्या खरीदे क्या ना खरीदे, इन सभी चीज़ों के विषय में उसको जानकारी प्राप्त करनी थी। ठीक है, और उनका रास्ता ढूंढना था। दूसरी बात, कंपनी की आमदनी के विषय में हम बताएंगे। ठीक है, जानते हैं कि उसने किस प्रकार से अपनी आमदनी का उपयोग किया। तो देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई, ठीक है, दीवान बना दिया गया उसको 12 अगस्त 1765 में, परंतु अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। क्यों व्यापारी मानती थी? उसका रीजन ही यही था क्योंकि वो व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। वह तो यह नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पे अपना शासन स्थापित करेंगे। उसको यही लगता था कि हम यहाँ से अधिक क्या कर सकें, धन एकत्रित कर सकें और अपने देश में भेज सकें। तो इसीलिए अपने को क्या मानती थी, व्यापारी मानती थी। वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, परंतु उसके आकलन व वसूली पर नियमित व्यवस्था करने पे क्या कर रही थी, हिचकिचा रही थी। अर्थात वो लगान लगाती थी और लगान को वो वसूल भी लेती थी बेढंग तरीके से, अर्थात कोई नियमित तरीका उनके पास नहीं था। वो जाते थे, ठीक है, ज़बरदस्ती जिससे जो मिल पाता तो उठा लेते थे। तो किसानों को भी क्या होता था, बहुत बुरा लगता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन लोगों ने फिर नियम बनाने के लिए भी पहल की है। लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी। ठीक है, कब? 1865 से पहले कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। अब सोने चांदी का आयात तो करती थी, उसको यूटिलाइज क्या करती थी, किसमें? वह भारत में किसानों से उसके अनाजों को खरीदती थी और अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करती थी, रेशम को खरीदती थी, कपास को खरीदते थे और उसको जहाज़ों में भर के ब्रिटेन भेजा करती थी। इसलिए उन्होंने किसका उपयोग किया था, सोने चांदी का आयात करते थे और उसी से इसको खरीदते थे। इनके बदले में सामान खरीदती थी, जैसा अभी हमने बताया। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही आवश्यक वस्तुओं का निर्यात सुलभ हो गया था। देखिए,
अब क्या हुआ, क्योंकि वह दीवान बन गई, ठीक है, दीवान बन गई तो उसके अंडर में पूरा क्षेत्र आने लगा, और पूरा क्षेत्र आने लगा तो पूरा कर पे भी उसका क्या था, अधिकार था। तो पैसा भी यही का, सामान भी यही का, और फायदा किसको, ब्रिटेन को होने लगा था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था किसमें, गहरे संकट में। क्यों गहरे संकट में, क्योंकि वह अपने आप को अगर शासक मानती तो उसके छोटे से छोटे किसान को भी अपने मतलब किसानों पर क्या करती, ध्यान देती, लेकिन वह अपने आप को क्या मानती थी, व्यापारी मानती थी। तो वह व्यापारी मानने की मंशा से वह अधिक से अधिक केवल और केवल क्या करना चाहती थी, लाभ उठाना चाहती थी। किसान अपनी फसल कम कीमत पे बेचने पे विवश होते थे, ठीक है, अगर कम कीमत पे ना बेचो तो उनके साथ जोर जबरदस्ती किया जाता था, और कभी कभी क्या होता था, उनको मार भी दिया जाता था। तो वो भी बेचारे क्या करते, उनको भी अपने जान बचाना था, घर को संभालना था, तो वो लोग क्या करते थे, कम कीमत पे अपने अनाजों को बेच देते। और धीरे धीरे यही चलता रहा। एक स्थिति ऐसी भी आई कि कुछ गाँव के गाँव क्या हो गए, वीरान हो गए, अर्थात वहाँ से लोग अपने अनाजों को बेच के चले ही गए एकदम से, ठीक, दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए। कारीगर का उत्पादन गिर रहा था। अब देखिए, अगर आप कोई सुधार करेंगे नहीं किसी चीज़ में तो उसमें धीरे धीरे क्या होगी, गिरावट आने लगी, गुणवत्ता में कमी आने लगेगी, और खेती भी धीरे धीरे क्या हो गई, चौपट होने लगी। क्यों चौपट हो गई, उनसे जोर जबरदस्ती आप अधिक मात्रा में कर ले रहे हैं, तो वो किसान भी असंतुष्ट होकर उन जगहों को छोड़कर चले गए थे। एक घटना उसी दौरान और हो जाती है, ठीक है, कब, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। एक भीषण अकाल था जिसमें 1 करोड़ से अधिक क्या थे, लोग मारे गए, और लगभग 1/3 आबादी क्या हो गई, बंगाल की समाप्त हो गए। तो अब आवश्यकता पड़ने लगी कि अब खेती में भी सुधार की आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं खेती में कौन कौन से सुधार किए गए। तो सबसे पहले जो बंदोबस्त उन्होंने चालू किया था वह 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में हमको दिखाई देता है, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस के दौरान पे हुआ था। अर्थात वो क्या थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। स्थायी बंदोबस्त 1793, राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, राजाओं को, जो उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। तालुकदार मीन्स कह सकते हैं जिसके पास बहुत ही जमीन हुआ करता था, 1 बीघा 2 बीघा के अलावा साथ ही साथ 10 बीघा से अधिक जिनके पास होता था जमीन को क्या कहा जाता है, तालुकदार, ठीक है। ताल्लुक रखना, ठीक, मतलब जमीन से ताल्लुक जो रखते थे उनको तालुकदार कहा जाता था, ठीक, ये समझ लीजिए। जमींदार के रूप में इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है जमींदारी प्रथा की। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व देने का कार्य सौंपा गया। इनका विशेष कार्य क्या होता था, पहला कार्य किसानों से लगान वसूलते थे, और दूसरा काम उस वसूले गए लगान को राजस्व के रूप में कंपनी को देना होता था इन लोगों को। इस व्यवस्था में लगान को स्थायी कर दिया गया। अब लगान को स्थायी करने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यह कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस पे हमको 10 रुपए आपको कर देना है, और वह कर बहुत सालों के लिए क्या कर दिया, स्थायी कर दिया गया। अर्थात आपके यहाँ चाहे उत्पादन हो या ना हो, लेकिन कर कितना ही देना पड़ेगा, 10 रुपये ही आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। आप उत्पादित कर पाए 10 रुपये के अनुसार, चाहे ना कर पाए, आपको कर 10 रुपये देना होगा। और ये व्यवस्था विफल क्यों हुई, बाद में व्यवस्था विफल हो जाती है। तो विफलता के कारण भी देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला जो कारण था वह यह था कि ये जो कर था यह जमीन की उपज से इतना अधिक होता था कि जमींदार जो होते थे वो कृषि सुधार में कोई धन को अपना लगा ही नहीं पाते थे। क्यों नहीं लगा पाते थे, अगर वो सारा धन कृषि सुधार में ही लगा दें, क्षेत्रों को सुधारने में ही लगा दिया जाए, भूमि सुधारों में लगा देंगे, तो वो कर देंगे कैसे। अगर वो कर दे देते थे, ठीक है, तो क्या होता था, जमींदारी बची रहती थी। अगर वो कर नहीं दे पाते थे, बाई चांस कोई घटना हो गई, अकाल पड़ गया या फिर कुछ भी हो जाता था, बरसात नहीं, फसल नहीं हुई, तो उनकी जमींदारी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, उनसे छीन ली जाती थी जमींदारी। इसलिए जमींदारों ने कृषि सुधारों पे कोई ध्यान नहीं दिया, पहला कारण था। दूसरा कारण वही लगान न दे पाने पर जमींदारी छीन जाती थी उन लोगों की। और तीसरा कारण जो था इसका विफल होने का वह यह था कि कर जो था वो स्थायी था। अभी हमने बताया कर अगर स्थायी होगा तो आपके खेत में कुछ उगे चाहे ना उगे, लेकिन आपको कर उतना जितना लागू कर देगा उतना देना ही होगा। तो यह बहुत बड़ी विफलता का कारण मान सकते हैं। अब इसी बीच एक नई व्यवस्था इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। महाल का अर्थ क्या होता है, गांव या गांव के समूह को क्या कहा जाता है, महाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाल कहा जाता है।
मालवाड़ी बंदोबस्त प्राय 1822 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल व उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लिए हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पता है, ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का। यूपी का अधिकांश हिस्सा किस में आता था? बंगाल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आता था। तो इसमें कौन हाल्ट मैकेंजी थे? कौन थे? हाल्ट मैकेंजी थे, जिन्होंने मालवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना की थी। यह भी एक राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी। इसमें गांव के प्रत्येक अनुमानित राजस्व को जोड़कर, ठीक है, जैसे यहाँ से 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो इन सभी क्या कर दिया जाता था? जोड़ लिया जाता था। फिर जोड़कर हर गांव या गांव समूह, जिनको क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था, से होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था और राजस्व को कंपनी को सौंप दिया जाता था। इसमें राजस्व स्थायी नहीं रखा गया। विशेष बात क्या चीज इसमें? राजस्व को स्थायी नहीं रखा गया, अर्थात राजस्व स्थायी ना होने के कारण इसमें समय समय पर, जैसे इस बार अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, तो उसमें कर में छूट भी दे दी जाती थी, ठीक है। और अगर उस बार ज़्यादा उत्पादन हुआ तो कर की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता था, अर्थात सुधार के गुंजाइश इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। राजस्व को इकट्ठा करने का कार्य, ठीक है, वह इस बार जमींदारों को नहीं दिया गया। किसे दिया गया? जो गांव के मुखिया होते थे उनको दिया जाता था, ठीक है। गांव के मुखिया जो होते थे उनको कर वसूलने और देने का कार्य सौंपा गया। अब जो तीसरी व्यवस्था आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, वो पूरे दक्षिण भारत में लागू की गई थी, ठीक है। लागू की गई थी किसके द्वारा? मुनरो और रीड के द्वारा हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुनरो व्यवस्था या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में पूर्णतः लागू थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से हड़प्पे इलाकों में इस व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। जब युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया है, ठीक है। मैसूर का युद्ध, 4 बार युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और मैसूर के मध्य, मतलब अंग्रेजों और मैसूर के मध्य में 4 बार युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। आप पिछली कक्षाओं को जरूर देखें, उसमें इस युद्ध के विषय में बताया गया। तो उसमें इन्होंने जो इलाकों को जीता था अंग्रेजों ने, उसमें इस व्यवस्था को क्या किया था? लागू करके ट्रायल के रूप में देख लिया था। अगर लागू हो तो मतलब फायदा हुआ है, इसलिए उसने पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया। और लागू किसने किया दक्षिण भारत में? पूरे टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू कर दिया था। किसने? देखिए, ट्रायल किसने लिया था? रीड ने लिया था। और लागू किसने किया? मुनरो ने लागू किया था। इसमें राजस्व का आकलन करने से पहले खेतों का सर्वेक्षण किया जाता था कि इसमें इतना उत्पादित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सभी का क्या किया जाता था? सर्वेक्षण किया जाता था, निरीक्षण किया जाता था। फिर सीधा किसानों को उस समय क्या कहा जाता? दक्षिण भारत में रैयत कहा जाता, ठीक है। उनसे राजस्व वसूला जाता था। ना तो इसमें मुखिया होते थे, बीच के मीडिएटर, और ना ही जमींदार होते थे। सीधा किसानों से क्या किया जाता था? कर वसूला जाता था। बहुत सुलभ था। मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए था। लगता है बहुत भूला भटका अच्छा इंसान निकला हुआ होगा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति हुआ था। इसने सब मतलब हम लोगों ने अब तक देख लिया है कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, महाल बंदोबस्त क्या थी, और आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त किया है। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे एक व्यवस्था और लागू किया कि वह अपनी आवश्यकता, अर्थात यूरोप में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनकी भी खेती भारत में करवाने लगे थे। इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। यूरोप के लिए भारत में उपजाई जाने वाले फसलों का विवरण हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी फसलें थी? देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने अफीम का उत्पादन क्या कर दिया था? भारत में चालू कर दिया था। और नील की खेती पे भी पूरा जोर लगा दिया था। कौन सी शताब्दी तक? 18वीं शताब्दी तक अफीम और नील की खेती में इसने पूरा जोर लगा दिया था। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर किया करते थे, ठीक है। देखिए, ब्रिटेन में, क्योंकि वो शीत कटिबंध में आता है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो क्या होता था कि वहाँ पे उनकी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा उपज नहीं हो पाती थी, तो उनको विभिन्न उपनिवेशों पे क्या होना पड़ता था? आधारित होना पड़ता था।
जैसे उन्होंने अंग्रेजों ने अमेरिका पे कब्जा करके रखा, वेस्ट इंडीज में कब्जा करके रखा, तो उन विभिन्न क्षेत्रों से वो लोग अलग अलग प्रकार के उपजों को मंगाते थे। उसी प्रकार भारत में भी बहुत सारे बागानों को लगाया उन्होंने, चाय के, कपास की खेती करवाई, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अपने अनुसार कस्टमाइज रूप से वो उत्पादित करवाते थे भारतीय किसानों से। देखिए जैसे बंगाल में क्या उत्पादन करवाते थे, पटसन। असम में वो लोग चाय के बागान लगवा दिए, और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादित करवाने लगे, पंजाब में गेहूं उत्पादित करवाने लगे, महाराष्ट्र और पंजाब से कपास का उत्पादन करवाने लगे, और मद्रास में चावल के उत्पादन पे जोर लगा दिया, अपना पूरा दमखम लगा दिया कि अब यहाँ से चावल पूरा उत्पादित करवा के अपने देश ही ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसने भारतीय नील की मांग पूरे विश्व में बढ़ा दी थी, खासकर यूरोप में। पूरे यूरोप में जिसका उपयोग किया जाता जिस नील का, वो उसका 95% भाग भारतीय नील का ही था। तो देखिए कौन कौन से कारण थे। नील का पौधा एक तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पौधा है, अर्थात ऐसा स्थान जो गर्मी वाला है, ठीक। कौन वाला स्थान? गर्म स्थानीय क्षेत्र है, वहां पे यह पौधा उत्पादित किया जाता था, अर्थात लगाया जाता था, जिसमें फसल उगती थी। 13वीं शताब्दी तक इटली, कौन सा देश? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पाद, ठीक है, कपड़ा उत्पादों में इनका उपयोग है। विभिन्न प्रकार के रंगों को बनाने में नीला रंग हो गया, और दीवार में पेंटिंग वगैरह करने में नील का उपयोग किया जाता है, इसको पक्का रंग माना जाता था, ठीक है। कपड़े की रंगाई में भारतीय नील का उपयोग किया करते थे। कौन कौन से? फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग और इटली के लोग उपयोग किया करते थे। यूरोपीय उत्पादक बैगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड, देखिए जो यूरोप में नील उत्पादित होती थी उसका पौधा कौन था? उसका नाम था बोर्ड। क्या नाम था? बोर्ड। यह शीतोष्ण पौधा था, अर्थात ठंडी और गर्मी दोनों के मिक्सचर के रूप में वहाँ पे जहाँ जलवायु पाई जाती थी वहाँ उत्पादित किया जाता था। यह नामक पौधे का प्रयोग किया करते थे, परंतु यह जो पेड़ का फल होता था, अर्थात इससे जो नील बनाई जाती थी, वह भारतीय नील के मुकाबले बहुत ही फीकी हुआ करती थी, बहुत छोटी मात्रा में नीली होती थी, ठीक है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में इसको उगाया जाता था, ठीक है। कई हिस्सों में इसको क्या किया जाता था? उगाया जाता था, भारतीय नील का आयात किया जाता था। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो, कौन सा द्वीप है वो? सेंट डोमिंगो ने फ्रांसीसी, वहाँ पे फ्रांसीसियों ने बागान लगाया था बोर्ड ओड के नील के। ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने, जमैका में ब्रिटिशों ने, वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील उत्पादन करना चालू कर दिया। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका में भी क्या होने लगा? नील का उत्पादन शुरू हो गया। अब देखिए ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण होने के कारण कपास उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए अगर फैक्ट्री लगेगा, बढ़िया से सफाई हो जाएगी, सूत काटे जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि कपास का विभिन्न प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, कपड़े बनाए जा सकते हैं, चादर बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। तो उसको रंगा भी तो जाएगा। अगर सफ़ेद कोई वस्त्र है तो उसको भी सफ़ेदी बरकरार रहे, इसलिए उजाला डालते हैं आप लोग ना, उजाला डालते हैं। इन सभी चीज़ों का क्या मतलब? नील डालते हैं। उजाला का मतलब नील ब्रांड है, ठीक है। तो उन सभी का प्रयोग करते थे ये लोग भी, तो हम लोग भी करते थे। तो क्या किया इन लोगों ने? कपास के उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो नील का जो आयात था पहले 30% था, फिर 95% कर दिया ब्रिटेन वासियों ने। फिर क्या हुआ इसी बीच में? परंतु इसी बीच में वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। कब? जब यहाँ से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक, कपास का उत्पादन होने लगा। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई जिससे वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। तो अब केवल उपनिवेश जो था वो भारत ही था एक, जहाँ से नील आती थी। तो पूरा दारोमदार किसके ऊपर आ गया? भारत के ऊपर आ गया कि भारत नील उत्पादित करके ब्रिटेन को भेजेगा। तो देखिए 1783 से 1789 के बीच, ठीक है, करीब 6 वर्षों के अंतर में दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया था। कितना? नील का उत्पादन आधा रह गया था, अर्थात नील जो उत्पादित होती थी उसकी मात्रा बहुत ही घट गई थी, जिससे भारतीय नील की मांग क्या हो गई? बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ने लगी। ऑफिशियली बात है कि पूरी दुनिया में जब मांग अधिक हो गई और उत्पादन करने वाला कोई नहीं बचा, और एकमात्र देश भारत है जहाँ की नील बहुत चटक है और मात्रा में अधिक भी है, तो भारत ही बचता हुआ देश। तो भारत के नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन द्वारा नील का आयात 1788 में केवल 30% था भारत से, लेकिन
वही 1810 में 95% बढ़ जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा उछाल होता था, कितना अधिक मांग हुआ था ब्रिटेन में भारतीय नील। तो अब हम लोग बात करते हैं नील की खेती के प्रकारों के विषय में कि नील की खेती किन किन प्रकारों से उस समय की जाती थी। पहली जो कंडीशन थी वह थी निज खेती की, और दूसरी जो कंडीशन थी वह रैयतवाड़ी कंडीशन थी नील खेती की। कैसे देखिए निज खेती क्या होती है। निज खेती मीन्स होता है जो स्वयं में खेती करते हैं, अर्थात उनकी खुद की जमीन हो और उसमें नील के बागान लगाए जाते हो। देखिए इस व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। कौन? जो खेत का मालिक होता था वही बागान लगाता था, ठीक है, अपने खेतों में, और नील का उत्पादन करता था। या तो वे जमीन खरीद लेते थे, जैसे किसी की जमीन है, ठीक है, उसको खरीद लेते थे, या फिर दूसरे जमींदारों से उनकी जमीन ले लेते थे, या फिर उनको भाड़े पे ले लेते थे, अर्थात लीज पे ले लेते थे। भाड़े का मतलब क्या है? लीज पे ले लेना, ठीक, कुछ सालों के लिए ले लेते थे कि हम इतने साल तक इस पे नील उत्पादित करेंगे और उसका कुछ प्रॉफिट आपको देंगे, ऐसा अनुबंध लोग कर लेते थे। और मजदूरों के माध्यम से खेती करवाते थे, खुद थोड़ी करेंगे वो लोग, मजदूरों से खेती करवाते थे। अब इसमें समस्या क्या थी? पहली समस्या ये थी कि भाड़े के भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाते थे। जैसे हम जमींदार हैं, ठीक है, या आप जमींदार हैं, तो आपके पास जो खेत है उसमें आप धान चावल ये सब उगाएंगे कि ऐसी फसल लगवाएंगे जिसका ना तो फसल आएगी और ना बिकेगी, इसका भी कोई अनुमान आपके पास नहीं है। क्योंकि वो जो नील है ना, वो जिस जगह लगाई जाती थी उसका खेत कुछ सालों बाद क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। तो कोई भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता था कोई जमींदार, तो भाड़े के भूखंड भी नहीं मिल पाते थे और किसानों से टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। क्यों? क्योंकि देखिए मजदूरों को अपना पेट पालन करना है, परिवार चलाना है, और वह उस फसल के भरोसे नहीं रह सकते जो उपजे ही ना, अर्थात पौधे तो लगा दिया लेकिन उसमें फल आए ही ना। तो लोग ऐसी खेती करना पसंद नहीं करते थे और न मजदूरी इन खेतों में करना चाहते थे। वो गेहूं चावल बाजरा इन सबको उगाते थे। तो किसानों से टकराव हो गया जिससे मजदूरों की अनुपलब्धता होने लगी, और साथ ही साथ वो किसान अपने हल भी नहीं देते थे, ठीक है, नहीं तो खेत क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। अर्थात जब जोतेंगे उस खेत से, ठीक है, तो खेत में उगाएंगे, कुछ उगेगा नहीं, तो फर्जी उनका नुकसान ही तो होगा। हल बैल भी आसानी से नहीं देते थे। हल बैलों का उपयोग वो लोग करते थे धान उगाने में, गेहूँ बाजरा इन सबको उगाने में, ठीक है। फिर दूसरा जो कारण था वो निज व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार सिर्फ 25% या उससे भी कम होती थी। कितनी होती थी? निज खेती के अंतर्गत 25% या फिर उससे भी कम होती थी। और साथ ही साथ नील की खेती के बाद भी फसल नहीं आती थी कभी कभी, और फसल ना आने की स्थिति में एक साल तो बीत गया और खेत भी क्या हो जाता था? बंजर होने की स्थिति में आ जाते थे। यही कुछ कारण थे जिस कारण से क्या हुआ? निजी खेती विफलता की स्थिति में थी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी? रैयत वाली खेती होती थी, रैयती खेती जिसे कहते हैं, रैयतवाड़ी। आप दक्षिण भारत में जो व्यवस्था थी, ठीक है, पूरे भारत में लागू हो गया। रैयत का मतलब ही होता है किसानों के साथ अनुबंध करना, अर्थात सीधा सीधा आप किसानों से बात करते हैं। इसमें बागान मालिक रैयतों अर्थात किसानों से अनुबंध करते थे। अनुबंध मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इस समय देखते हैं ना ठेकेदार वगैरह को, वही सब कॉन्ट्रैक्ट उस समय भी होता था। मुखिया को रैयतों की ओर से अनुबंध करने के लिए बाध्य किया जाता। जैसे मेरे अंडर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो उनकी तरफ से हमको अनुबंध करना होगा। हम क्योंकि वहाँ के मुखिया हैं, तो हमको क्या किया जाता था? बाध्य किया जाता। किसी भी कारण, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके वो बाध्य करवा लेते थे। और जब बाध्य करवा लेते थे अर्थात अपनी बात मनवा लेते थे, तो अनुबंध के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता था, ठीक है, ब्याज पे फिर कर्ज दिया जाता था। वह कम से कम 25% जमीन पर आपने जो लिया है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया, अर्थात आपको 25% जमीन पर आपको नील की खेती करनी होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 100% जमीन है, 25% हटा दीजिए ये नील के लिए, तो 75% आपकी ज़मीन बची। उस 75% ज़मीन पे आप कुछ भी उगा सकते हैं। गेहूँ उगाइए, धान उगाइए, बाजरा उगाइए, आपका जो मर्जी वो करिए, लेकिन 25% पे आपको अनिवार्यता से नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं जब असंतुष्टता फैल गई समाज में, लोग असंतुष्ट होने लगे नील की खेती से, तो वही जो बगावत थी धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेने लगी। तो देखते हैं 2 महत्वपूर्ण नील विद्रोह हुए थे। एक जो लास्ट वाला विद्रोह हुआ था उसमें नील की खेती ही बर्बाद कर दी गई।
ठीक है, और भारत में नील का उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया गया 1917 में। उससे पहले भी जो विद्रोह छिटपुट हैं उनका देखिए। मार्च 1859 में बंगाल के 1000 रैयतों ने मिलकर, ठीक है, 1000 किसानों ने मिलकर नील खेती करने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ राजस्व अर्थात लगान देने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया, और राजस्व देने को मना कर दिया। रैयतों को मुखिया व जमींदारों का भी सहयोग मिला, क्योंकि मुखिया को भी तो क्या किया जाता था, बाध्य किया जाता, जबरदस्ती अनुबंध करवाया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था, तो वो लोग भी सहयोग करने लगे रैयतों का, और यह बगावत विद्रोह के रूप में बदल गए धीरे धीरे। देखिए, एक व्यक्ति से क्रांति चालू हुई, 100 व्यक्ति जुड़े, 100 के बाद 1000 हुए, 1000 के बाद लाख हुए, ऐसे क्या हुए, स्थितियां बनती चली गई और वह विद्रोह का रूप ले ली थी। 1859 में आनन फानन में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने घोषणा की कि रैयतों को अनुबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या किया इन्होंने, रैयतों को अनुबंध के लिए बाध्य न करने का वादा भी किया, और साथ ही साथ आनन फानन में इन्होंने एक नील आयोग भी क्या कर दिया, बना दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि तात्कालिक अनुबंध को पहले पूरा करना होगा और उसके बाद किसानों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट लेंगे नील का या फिर नहीं लेंगे, वह उनके मर्जी के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। फिर जो आखिरी आंदोलन होता है वह 1917 में होता है गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, चंपारण का आंदोलन इसे कहा जाता है, इतिहास में महत्वपूर्ण डेट है। कब हुआ था ये, 1917 में होता चंपारण। इसे क्या कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें नील की खेती के विरोध में आंदोलन किया गया था। 1917 में गांधी जी द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो यह वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप हमारे इतिहास और भूगोल की सीरीज को भी देखें और उससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग मस्त रहिए, नमस्कार।